नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम जो सामाजिक विज्ञान की 6 क्लास की पुस्तक है पॉलिटी वाली, उससे संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हमारा चल रहा है, वो है स्थानीय स्वशासन। तो आधा चैप्टर हो गया था और आधा चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे अभी। इसके साथ ही आपको एक क्वेश्चन का जवाब देना है लास्ट क्लास में से कि ग्राम सभा के सदस्य कौन कौन होते हैं, यानी ग्राम सभा के अंदर कौन सा मेंबर माना जाता है, कौन उसका सदस्य माना जाएगा। तो ये आपको कमेंट करके बताना है और इसके साथ ही हम आगे पढ़ते हैं। तो देखिए, हमने ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ा था, पंचायत समिति के बारे में पढ़ा था और अब हम आगे पढ़ने वाले हैं जिला परिषद से। ग्रामीण विकास की दृष्टि से प्रत्येक जिले के अंदर जिला परिषद बनाई गई है, जो पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। एक जिले की सभी पंचायत समितियों को मिलाकर उस जिले की जिला परिषद का गठन होता है, जिसका कार्यालय होता है जिला मुख्यालय पर। तो ये पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई है। सबसे कौन सी होती है छोटी? वो ग्राम पंचायत, जिसको आप पंचायत भी कहते हो। उस पंचायत के ऊपर होती है, ग्राम पंचायत के ऊपर होती है पंचायत समितियां, जिसमें कई ग्राम पंचायतें इंक्लूड होती है और कई पंचायत समितियां को मिल करके बनता है जिला परिषद। और इसका ऑफिस कहाँ होगा? तो चूंकि जिला स्तर पे है तो जिले पर ही होगा, जो हेड ऑफिस है वो जिला स्तर पे होता है। तो आपसे क्वेश्चन देखिए कैसे भी पूछ सकता है वो कि इसका ऑफिस कहाँ होता है, कार्यालय, तो जिले में होता है। पंचायती राज व्यवस्था की तीसरी और सर्वोच्च इकाई कौन सी है? तो वो है जिला परिषद। ये देखिएगा, ये एक चित्र है। जिला परिषद जैसे जयपुर है, तो इसमें पंचायत समिति जैसे बस्सी, पंचायत समिति आमेर, पंचायत समिति जमुआ रामगढ़, तो ये कई पंचायत समितियां हैं। ये तो कुछ एक उदाहरण इसने नाम लिखे हैं, तो बाकी कई पंचायत समितियों को मिलाकर के जितनी भी इस जिला परिषद में जितनी भी पंचायत समितियां उस क्षेत्र में आएगी, उस जिले में, वो सब इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। जिला परिषद के गठन के लिए पूरे जिले को वार्डों में विभाजित किया गया है। जिला परिषद के प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं, जो कि जिला परिषद का सदस्य होता है। ये सदस्य अपने में से ही किसी एक सदस्य को जिला प्रमुख और एक सदस्य को उप जिला प्रमुख निर्वाचित करते हैं। इनके साथ साथ उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य तथा जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान भी जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। समय समय पर इसकी बैठक होती है। समस्याओं को सुनने के लिए इस बैठक में सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी भी शामिल होते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपसे ये बहुत महत्वपूर्ण बनता है इसमें। जैसे मान लीजिए पंचायत है, तो पंचायत के सदस्य कौन कौन होते हैं? पंचायत समिति है, उसके सदस्य कौन कौन आएंगे? और जिला परिषद, तो इसके सदस्य कौन कौन होते हैं? तो उस जिले से निर्वाचित विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा, इन सभी के सदस्य, और जिले की समस्त पंचायत समितियों के प्रधान, वो जिला परिषद के सदस्य होते हैं। जिला परिषद का मुखिया जिला प्रमुख होता है। तो इसमें से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं आपके। अब ये दे देगा इसमें कि जैसे निम्नलिखित में से कौन सा जिला परिषद का सदस्य नहीं होता। अब उसमें जिला प्रमुख लिख देगा, ये विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, इनके सदस्य, पंचायत समितियों के प्रधान, ये सब लिख देगा। और जो कोई नहीं होगा वो कोई अलग से जोड़ करके और इसमें ऐड कर देगा वो। तो ये आपका हो गया जिला परिषद का। अब देखिए इसका कार्य क्या है। जिला परिषद ग्राम पंचायतों और राज्य सरकार के बीच कड़ी का काम करती है तथा विकास के कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देती है। यह पंचायत समितियों के कार्यों की सामान्य देखरेख करती है। यह संपूर्ण जिले की विकास योजनाएं बनाती है और जिले में होने वाले विकास कार्यों का निरीक्षण और पर्यवेक्षण करती है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ और अन्य अधिकारी जिला परिषद की उसके कार्यों में मदद करते हैं। तो ये कार्यकारी अधिकारी जैसे काम करने वाले जो जिला परिषद हैं, वहां ये अधिकारी होते हैं। सीईओ मुख्य कार्यकारी अधिकारी और जो कई अन्य अधिकारी हैं वो जिला परिषद की उसके कार्यों में मदद करते हैं। तो इस प्रकार आप भली भांति समझ गए होंगे कि पंचायती राज व्यवस्था में ग्रामीण मतदाता निम्नलिखित जनप्रतिनिधियों का अपने मत से चुनाव करते हैं। वार्ड पर सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य,
इन सब का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। इस प्रकार पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण जनों की लोकतंत्र में भागीदारी और क्षेत्र के संसाधनों के समुचित वितरण द्वारा भारत के विकास में बड़ी भूमिका निभा रही है। तो यह है आपका महत्वपूर्ण जो स्थानीय स्वशासन है ग्रामीण से संबंधित। अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं नगरीय स्वशासन। जो कार्य ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं, शहरों में इस प्रकार के कार्य नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम करती है। शहरों में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं का स्वरूप वहां की जनसंख्या के अनुसार निश्चित किया जाता है। 20,000 से अधिक और 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगर में नगर पालिका, 1 लाख से अधिक किंतु 5 लाख से कम जनसंख्या वाले में नगर परिषद और 5 लाख उससे अधिक या उससे अधिक जनसंख्या वाले नगर में नगर निगम होता है। उदाहरण के लिए जनसंख्या के आधार पर नाथद्वारा में नगर पालिका, भरतपुर में नगर परिषद और अजमेर में नगर निगम कार्यरत है। तो वहां देखे जैसे सबसे छोटी इकाई अगर ग्रामीण स्वशासन की बात करें तो सबसे छोटी इकाई थी ग्राम पंचायत, जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है। ग्राम पंचायत के ऊपर थी पंचायत समिति, और इस पंचायत समिति के ऊपर थी जिला परिषद। ये ग्रामीण स्वशासन की इकाइयां हैं त्रिस्तरीय। और यहां अगर बात करें तो शहरों में सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वो है नगर पालिका। गांव में ग्राम पंचायत और शहरों में होती है नगर पालिका। नगर पालिका से ऊपर होती है नगर परिषद और नगर परिषद से ऊपर होती है नगर निगम। तो ये आप ध्यान में रखिए। इसमें नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के गठन के लिए इनके क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि पार्षद कहलाता है। ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। इनके साथ साथ उस क्षेत्र के लोकसभा व विधानसभा के सदस्य और कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। निर्वाचित पार्षद अपने में से ही किसी एक पार्षद को अपना मुखिया और एक को उप मुखिया चुनते हैं। नगर पालिका का मुखिया अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया सभापति और नगर निगम का मुखिया मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। ये देखेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और आपके जो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है वो लगभग क्वेश्चन आने वाली चीजें हैं इस चैप्टर में, इसी में से ही पूछी जाती है। तो एक तो ये पूछ लेगा कि जैसे अब ये नगर निगम, नगर पालिका, ये नगर निगम, नगर परिषद जो हैं, तो इनके क्षेत्र को वार्डों में बांट देते हैं। प्रत्येक वार्ड के मतदाता अपने एक प्रतिनिधि का निर्वाचन करते हैं जो कि पार्षद कहलाता है। ये पार्षद इन संस्थाओं के सदस्य होते हैं। और कौन कौन इनके सदस्य होते हैं? लोकसभा और विधानसभा के सदस्य होते हैं, उस क्षेत्र से जो भी आएंगे। कुछ मनोनीत लोग भी इनके सदस्य होते हैं। तो नगर पालिका का जो मुखिया है वो कहलाता है अध्यक्ष, नगर परिषद का मुखिया कहलाएगा सभापति और नगर निगम का मुखिया कहलाता है मेयर या महापौर के नाम से जाना जाता है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। समय समय पर होने वाली बैठकों में ये पार्षद अपने शहर की विकास योजनाओं, समस्याओं आदि पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं। ये अपने क्षेत्राधिकार के विषयों पर नियम, उपनियम भी बनाते हैं। तो ये है आपका नगरीय स्वशासन का जो एक त्रिस्तरीय व्यवस्था है। अब आता है कार्य। इन शहरी संस्थाओं के कार्य 2 तरह के होते हैं। कुछ कार्य अनिवार्य होते हैं, जैसे शहर के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था करना, जन्म मृत्यु का पंजीकरण करना, दमकल की व्यवस्था आदि कार्य इन्हें ही करने पड़ते हैं। कुछ कार्य ऐसे भी हैं जिन्हें करना इन संस्थाओं की इच्छा पर निर्भर करता है, जैसे सार्वजनिक बाग है, स्टेडियम है, वाचनालय है, पुस्तकालय का निर्माण करना, वृक्षारोपण, आवारा पशुओं को पकड़ना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन, रेन बसेरों की व्यवस्था। रेन बसेरे क्या होते हैं? जैसे मान लीजिए ये जो ज्यादा कुछ लोग जो सड़क पर रहते हैं, जिनके पास घर की व्यवस्था नहीं है, आवास की व्यवस्था नहीं है, उनको सड़क पर ही सोना पड़ता है, तो उनके लिए जो व्यवस्था की जाती है रहने की, उनको रेन बसेरे कहा जाता है। इन संस्थाओं को इनके कार्यों में मदद के लिए अधिशासी अधिकारी या मुख्य कार्यकारी अधिकारी या आयुक्त, इंजीनियर, स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्व अधिकारी, सफाई निरीक्षक आदि होते हैं। तो ये इनके कार्य हैं। 2 तरह के कार्य होते हैं। एक तो होते हैं अनिवार्य, जैसे शहर में शुद्ध पानी की व्यवस्था करना, सड़कों पर रोशनी और सफाई की व्यवस्था, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, दमकल की व्यवस्था, जैसे कहीं आग वगैरह लग जाए
तो ये अनिवार्य कार्य हैं जो कि इन्हें करने हैं। और कुछ इनकी इच्छा पर है, जैसे मान लीजिए वृक्षारोपण है, आवारा पशुओं को पकड़ना, तो सार्वजनिक बाग, स्टेडियम, वाचनालय, पुस्तकालय का निर्माण करना, मेले प्रदर्शनियों का आयोजन। तो देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था बना रखी है। अगर ईमानदारी से ये संस्थाएं काम करें, सिर्फ 5 साल के लिए अगर कोई ये सोच ले कि हमें ईमानदारी से काम करना है, तो स्वर्ग जैसी स्थिति हो जाए इस धरती पर, इतना सुंदर शहर हो जाए। और कुछ कई बार आता भी है, कई बार वो ये निकालते भी हैं लिस्ट कि इस बार कौन सी नगर पालिका फर्स्ट स्थान पर रही है, कौन सी नगर निगम प्रथम स्थान पर रही है। भारत के स्तर पर भी आता है और राज्य स्तर पर ये आते रहते हैं। जीके वगैरह में जैसे फर्स्ट ग्रेड में आपको मैंने पढ़ाए थे यहाँ, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, जिनका एग्जाम था फर्स्ट ग्रेड का, तो ये जो समसामयिक के क्वेश्चन होते हैं करंट के, उस टाइम इन चीजों के बारे में बात करते हैं, किसका प्रथम स्थान है, कौन सा द्वितीय है। उसमें सबसे सबसे महत्वपूर्ण चीज निकल के सामने आती है, वो एक ही बात है नीयत की, कि नीयत काम करने की है या नहीं है। चाहे कोई से भी ये, चाहे पार्षद हो, चाहे आपका ये जितने भी अलग अलग जो हैं ये सभापति हो, चाहे मेयर हो, महापौर, अगर ईमानदारी से अपना कार्य करें और पूरी इच्छा शक्ति से कार्य करें, तो स्वर्ग जैसा बना सकते हैं अपने शहर को, कि देखने वाले भी लोग दूर दूर से देखने के लिए हैं। और कुछ लोग प्रयास भी करते हैं, कई लोग प्रयास करते हैं, बहुत अच्छे प्रयास करते हैं, तो वो शहर सुंदर रहता है। शहर सुंदर रहेगा तो कचरा गंदगी वहां नहीं फैलेगी, बीमारियां कम होगी, बहुत फर्क पड़ता है उस चीज का। तो बात जो है वो सिर्फ नीयत की है, कि अगला पैसे कमाने के, पैसे खाने के, भ्रष्टाचार के उद्देश्य से इस जो ये इनका हिस्सा बन रहा है, या वो वास्तव में कार्य करना चाहता है। इन संस्थाओं को 3 सोर्स से धन प्राप्त होता है। पहला, इन्हें केंद्र या राज्य सरकारों से अनुदान और ऋण के रूप में धन मिलता है। दूसरा, इन्हें विभिन्न शुल्कों और जुर्माने के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहर वासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन प्राप्त करते हैं। तो ये अलग अलग सोर्स हैं, 3 तरह से ये धन प्राप्त करती है संस्थाएं। तो ये केंद्र या राज्य सरकारों से बहुत अनुदान मिलता है खूब, कुछ ऋण के रूप में भी लेते हैं, विभिन्न शुल्क और जुर्मानों के द्वारा धन मिलता है। तीसरा, ये अपने शहर वासियों पर विभिन्न कर लगाकर उनसे धन वसूल करते हैं, धन प्राप्त करते हैं। अब जैसे मान लीजिए बता रखा है, झूले वगैरह हैं, ये पानी की टंकियां, पार्क है, आप देख रहे हैं, सफाई वगैरह। अभी आप देखते हैं कि मान लीजिए कोई पार्क है, आप उसमें जाते हैं, वहां लिखा होता है कि जो कचरा है वो कचरा पात्र में ही डाले, और वहां कचरा पात्र बना होता है। अगर किसी ने कहीं और कचरा फेंका तो उस पर 200 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये इस तरीके से जुर्माना होता है, इस तरह से कई चीजों पे शुल्क लगता है। ये स्थानीय संस्थाएं हमारी अपनी संस्थाएं हैं। अपनी समस्याओं के समाधान और विकास के लिए हमें योग्य, कर्तव्यनिष्ठ और सेवाभावी प्रतिनिधि को ही निर्वाचित करना चाहिए। हमारी जिम्मेदारी यह भी है कि हम इन संस्थाओं और जनप्रतिनिधियों का सहयोग करें, तभी ये संस्थाएं सार्वजनिक हित में अच्छे से अच्छा कार्य कर सकती हैं, कर सकेगी। तो वही जैसे मैं चीज आपको बता रहा था कि व्यक्ति जो है वो काम करने वाला होना चाहिए। अब चाहे हो या नहीं हो, लेकिन जब प्रचार का समय होता है तो हमेशा उसके नाम के साथ कुछ चीजें जुड़ी होती है। कर्तव्यनिष्ठ, जुझारू, मेहनती, ईमानदार, योग्य उम्मीदवार को वोट दें। भले ही उसने कितने अपराध कर रखे हो, क्राइम कर रखे हो, लेकिन ये कुछ वर्ड उसके टैग लाइन रहते हैं, साथ में सबके साथ जुड़े रहते हैं ये। तो इस तरह से जो भी वोट होता है वो उन लोगों को देना चाहिए जो वास्तव में कुछ ईमानदार हों। 100% नहीं हो तो कुछ तो हो। अगर 50% भी ईमानदारी से काम करें तो भी बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन गड़बड़ तब होती है जब अगला 99% भ्रष्टाचार करना चाहता है और 1% दिखाने के लिए कुछ काम कर दे, वो चीज खराब होती है। कुछ तो काम करे उसमें। तो आप भी कभी वोट देते हैं तो जो योग्य प्रतिनिधि हो हमेशा उसको दीजिए। लोग क्या करते हैं, जैसे कोई जानकार है या कोई उस तरह से वोट देंगे, साहब ये अच्छा, ये उसका जानकार है, इसको वोट देना है। तो थोड़ा सा इन चीजों का आप ध्यान में रखें। हर चीज से ऊपर उठ के, जाति धर्म इन सब चीजों से ऊपर उठ करके योग्य उम्मीदवार चुनें, क्योंकि कल को वो चीजें आप पर ही आने वाली है। योग्य उम्मीदवार होगा तो आपको लाभ मिलेगा, अगर वो योग्य नहीं है तो फिर नुकसान है।
अब है मतदाता सूची। 18 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वोट डालने का अधिकार प्राप्त कर लेने वाले लोगों की सूची। विकास खंड, विकास व प्रशासनिक सुविधा हेतु जिलों को बांटे गए खंडों में से एक खंड। निर्वाचित, मतदाता द्वारा चुना गया पदाधिकारी। मनोनीत, पदाधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया। अब जैसे मान लीजिए जनता जो है वो निर्वाचित करती है, कोई भी किसी का चुनाव करती है, और वो लोग फिर मिल करके और जो किसी को नियुक्त करते हैं। विकेंद्रीकरण, प्रकार या साधनों और निर्णय लेने की शक्ति को निचले स्तर की जनतांत्रिक निर्वाचित और शक्ति को हस्तांतरित करना। ये मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था इसमें कि एक तो होता है केंद्रीकरण और एक होता है विकेंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब होता है सत्ता पूरी तरह से केंद्र के हाथ में, और विकेंद्रीकरण होता है विकेंद्र मतलब फैलना, तो अपनी शक्तियों को, कुछ शक्तियों को हस्तांतरित कर देना। अब आप जानते हैं, जैसे मान लीजिए मैं भारत की बात करूं तो सेंटर भी है, स्टेट भी है। कुछ चीजों पे केंद्र सरकार बनाती है, कुछ चीजों पे राज्य सरकार कानून बनाती है। तो ये अधिकार केंद्र ने कुछ राज्यों को दे रखे हैं कि आप इन चीजों पे भी बना सकते हैं, तो राज्य उन पे बनाता है। जिन पे राज्य को अधिकार नहीं होगा बनाने का, वो उन पे कानून नहीं बना सकता। अब जैसे शिक्षा है, तो शिक्षा जो है वो समवर्ती सूची का विषय माना जाता है। उस पे केंद्र भी बना सकता है, राज्य भी बना सकता है। तो इस प्रकार से तो ये सत्ता का विकेंद्रीकरण है। तो आपने देखा है कि किस प्रकार से केंद्र से लेकर के जो सबसे छोटी से छोटी इकाई जो एक ग्राम पंचायत स्तर पे होती है, वहां तक सत्ता का विकेंद्रीकरण है। वहां भी अधिकार दिए गए हैं। जैसे ग्राम पंचायत पे कौन होता है? सरपंच। तो सरपंच को भी अधिकार दिए गए हैं कि वो कार्य कर सकता है। तो हर जो स्टेप बाय स्टेप जो है उनको अधिकार दिए जाते हैं। ये सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। अपने जो कई अधिकार हैं, कई शक्तियां हैं, उन्हें निचले स्तर पे हस्तांतरित कर देना। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई है नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका और ग्राम पंचायत। तो पहला नहीं है, दूसरा नहीं है, तीसरा नहीं है। स्थानीय ग्रामीण स्वशासन की इकाई कौन सी हो जाएगी? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि होता है वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य। तो क्या होगा इसका? ग्राम पंचायत के वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है? तो जो वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि कौन होता है वहां पे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। आप सोचिए क्या होगा इसका? वार्ड पंच होगा, सरपंच होगा, प्रधान होगा या पंचायत समिति सदस्य होगा? तो सही उत्तर इसका सही होगा वार्ड पंच। देखिए, जो ग्राम पंचायत है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? ये वार्ड पंच वाली होती है, और जो मतदाता वहां चुनते हैं उसको वार्ड पंच कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा, वार्ड पंच। वार्ड के मतदाताओं का प्रतिनिधि तो वार्ड पंच होता है। स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई है नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम और उपयुक्त सभी। तो स्थानीय नगरीय स्वशासन की इकाई कौन सी है? तो ये तीनों ही है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम। तो सही उत्तर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अब ये कुछ क्वेश्चन है, इनके जवाब आपको फिलअप करके और भेजने हैं। 4 क्वेश्चन है, इनके जवाब टाइप कीजिएगा। वार्ड सभा की अध्यक्षता कौन करता है? गांव के विकास की योजनाएं की बैठक में बनाई जाती है। कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की सर्वोच्च इकाई है? और नगर निगम के वार्ड का निर्वाचित प्रतिनिधि क्या कहलाता है? तो ये चारों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आप बताइएगा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो इनको अच्छे से पढ़ लेना आप, ये आपको बताने हैं। इसके बाद ये देखिए मिलान करने वाला है। स्तंभ ए को ब से मिलान करें। तो एक तरफ ये 3 3 6 हैं, तो ग्राम स्तर पे जो है ग्रामीण स्वशासन, तो उसके त्रिस्तरीय 3 का दे रखा है, और नगरीय स्वशासन के भी 3 का दे रखा है। तो आप देखिएगा कि ग्राम पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है। तो आप देखिए इनमें से कौन सा होगा। ग्राम पंचायत का मुखिया हो जाएगा सरपंच। पंचायत समिति का मुखिया तो यह कहलाता है प्रधान। प से पंचायत समिति और प से प्रधान। इसके बाद जिला परिषद का मुखिया कहलाता है जिला परिषद, और जिला से ही जिला प्रमुख। ये हो गए 3। ये तो हैं ग्रामीण स्वशासन। उसके बाद नगर पालिका का मुखिया यह कहलाता है अध्यक्ष। नगर पालिका से ऊपर होती है नगर परिषद, तो नगर परिषद का मुखिया कहलाता है सभापति।
और नगर निगम, तो इसका मुखिया कहलाता है मेयर या महापौर। तो ये आपका हो गया कंप्लीट। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर था और आप मान के चलिए कि आपके निश्चित रूप से इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। इसने इतने अच्छे अच्छे फैक्ट और इतने अच्छे पॉइंट दिए हैं इस चैप्टर में, आपके बहुत क्वेश्चन बनते हैं इस चैप्टर में से। वो जैसे चाहे वैसे क्वेश्चन बना सकता है और जितने क्वेश्चन बना सकता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।